आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ यहाँ पर आए हैं। न्यूमेरिकल्स जो कि आपके सीबीएसई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या फॉर्मूलेज हैं जिससे न्यूमेरिकल्स हमारे सॉल्व हो सकते हैं, किस फॉर्मूले के बेस पर हमारा न्यूमेरिकल है। तो पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला यूज से। ओके, फर्स्ट इज कोलम्स लॉ। सो कोलम्स लॉ इट इज़ अ वेरी कॉमन लॉ, बहुत ही जनरल लॉ है। आप सब लोग पढ़े हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो कोलम्स लॉ में आप देख सकते हैं कि द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, and this is the formula that I have written over here. F equals to k q1 q2 by r square, where k equals to 1 upon 4 by epsilon naught, whose value is equals to 9 into 10 power 9. आप सब इस फॉर्मूले को जानते हैं, बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले ही चैप्टर में ये है। तो कोलम्स लॉ के बेस पर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम लोग नाम देते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 power 9 होती है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला दैट हैज बीन यूज्ड हियर इज लैमिस थ्योरम। सो बस यहाँ पर थ्योरम फॉर्मूलेस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस हैं, यहाँ पर 3 फोर्सेस को लिया गया है। इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, each force is proportional to the sine of angle between the other 2 forces. ओके, तो अगर फोर्सेस किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, तो जो फोर्सेस हमारे होते हैं रिस्पेक्टिव फोर्सेस, यू कैन सी इन द फिगर। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये ए, बी और सी हमारे 3 फोर्सेस हैं। ओके, यहाँ पर ए देखिए, ए फोर्स यहाँ काम कर रहा है, यहाँ पर सी फोर्स है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स बी। तो लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर फोर्सेस किसी पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्स जो होता है, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। लाइक दिस यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि A अपॉन साइन अल्फा, ए दिस इज द फोर्स A ओवर हियर, ये A है और इसका जो अपोजिट एंगल आप देखिए यहाँ पर। ओके, सो दिस इज अल्फा। ओके, यू कैन सी दिस इज अल्फा। तो A अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा, दिस इज फोर्स B होगी। यहाँ पर ये फोर्स आपका B है और B का जो अपोजिट एंगल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, ओके, बीटा। सो B अपॉन साइन बीटा इक्वल टू C अपॉन साइन गामा। अगेन यू कैन सी दिस इज फोर्स C एंड द अपोजिट एंगल इज ओवर हियर गामा। तो इस तरह से लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग फोर्सेस और उसके जो साइन ऑफ एंगल, तो बाकी दो फोर्सेस हैं, उनके साइन ऑफ एंगल का जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो ये सिंपल सा हमारा लैमिस थ्योरम है। तो इन दोनों थ्योरम्स के बेसिस पर, कोलम्स लॉ और लैमिस थ्योरम, इनके बेसिस पर हमारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूलेज हैं और बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, कंपटीशन और बोर्ड दोनों के लिए काम आएंगे। लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। द क्वेश्चंस आर ओवर हियर। So the first question is over here. A rigid insulated wire frame in the form of right angle triangle ABC is set in a vertical plane as shown in the figure. Two beads of equal masses M and carrying charges Q1 Q2 are connected by a cord of length L and can slide without friction on the wires. Considering the cases when the beads are stationary, determine the angle alpha, the tension in the cord and the normal reaction on the beads. And this is the figure over here, you can see. ये फिगर आप देख सकते हैं, ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, ए बी और सी, और यहाँ पर P और Q 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर 2 चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, Q1 एंड Q2। ओके, एंड द Q1 एंड Q2 बोथ द चार्ज पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय अ कॉर्ड हुज लेंथ इज इक्वल्स टू L। Q1 Q2 आप देख सकते हैं, एक कॉर्ड है, इसका लेंथ L है, ये इनके बीच का जो लेंथ है, जो चार्जेस हैं, एक कॉर्ड से कनेक्टेड है, इनका लेंथ L है। एंगल्स यहाँ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं 60, 30 एंड ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नो डाउट। तो इस फिगर के हेल्प से हमें डिस्कस करना है कि एंगल अल्फा कितना होगा, टेंशन कितना होगा कॉर्ड में, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बीट्स का, ये डिस्कस करना है। तो सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको हम लोग। सो दिस इज द सॉल्यूशन दैट आई हैव रिटन। ये सॉल्यूशन है जो मैंने बनाया है और
तो आप कोशिश कीजिएगा समझने की, काफी इजी सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन IITs में आया हुआ है। ओके, तो ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में सिंपल सा जो फिगर यहाँ क्वेश्चन में दिया था, एंगल यहाँ पर 90 डिग्री एंगल यहाँ पर है, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 60 है। यहाँ पर दो बीट्स, दो चार्ज जिसके चार्जेस Q1 Q2 थे, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ था ओवर हियर और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ था। आप देखें फिगर में दो चार्ज Q1 Q2 है और ये कॉर्ड है। तो चार्जेस जो बीट्स हैं जिसका चार्ज Q1 Q2 है उसके वेट mg यहाँ वर्क करेंगे, mg यहाँ पे काम करेगा और mg यहाँ पे काम करेगा। ओके, और ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉर्मल n इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो n1 n2 नॉर्मल है, ओके, और mg इनका वेट है और t इज द टेंशन फोर्स। यहाँ पर आप जो t देख सकते हैं, t इज द टेंशन फोर्स एक्टिंग ओवर हियर, दिस t टेंशन फोर्स है। और F जो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दोनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है उनके चार्ज की वजह से वो फोर्स आपका यहाँ पर क्या है, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर जो मैंने लिखा है, आप देखिए, ईच बीड इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 कंकरेंट फोर्सेस। ओके, 3 कंकरेंट फोर्सेस आर ओवर हियर। कौन कौन से फोर्सेस है देखिए, एक नॉर्मल N1 N2 है, आप देख ही रहे हैं फिगर में हमने समझाया, N1 N2 आपके नॉर्मल है, वेट mg and T minus Fe is the net force acting along the length of the string। चूंकि टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों इस लेंथ के लॉन्ग काम कर रहे हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू T minus Fe। ओके, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग along the length of string। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि लैमिस थ्योरम को अप्लाई किया जाएगा, जो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया, अप्लाइंग लैमिस थ्योरम। तो अगर हम फर्स्ट बीट के लिए अप्लाई करते हैं, फर्स्ट over here we apply, so we can see that n1 upon sin 120 minus alpha, this is 120 minus alpha। okay, n1 upon sin 120 minus alpha equals to mg upon 90 plus alpha equals to t minus fe upon sin 90 plus 60। okay, now you can see over here, अब इसको थोड़ा सा आगे स्टेप करते हैं, तो n1 upon sin 120 minus alpha mg upon cos alpha and t minus fe upon sin 60, not, it is not sin 60, actually it is over here cos 60। okay, we can just correct it, it is cos 60, cos 60 degree angle over here। okay, cos 60 degree। So this is the value, the applying Lami's theorem। Lami's theorem को अप्लाई करके हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, और ये फॉर्मूला कैसे लिखा गया है, इसके लिए मैंने इस पूरे फिगर को यहाँ मॉडिफाई कर दिया है। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे आप, तो आप इस फिगर को समझ सकते हैं कि ये फिगर एक्चुअली कैसे आया हुआ है, किस तरह से इसको मॉडिफाई किया गया है। ओके, तो थोड़ी कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल का मतलब है कि इससे 90 डिग्री एंगल ये बना रहा है, दिस इज एंगल 90 एंड दिस इज एंगल अल्फा। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल एंगल जो यहाँ मैंने मार्क किया है, ये टोटल एंगल हमारा है 90 प्लस अल्फा। ओके, दिस टोटल एंगल इज 90 प्लस अल्फा। अब मैंने क्या किया है कि नॉर्मल को मैंने यहाँ पर आगे बढ़ा दिया। देखिए डॉटेड लाइन करके मैंने नॉर्मल को, सॉरी डॉटेड मैंने करके नॉर्मल को ऐसे आगे बढ़ाया है, जस्ट ओवर हियर लाइक दिस। तो चूंकि डॉटेड करके मैंने नॉर्मल को आगे प्रोड्यूस किया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भी आपका एंगल 90 हो गया। मैंने 90 यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो दिस होल एंगल इज 90 प्लस अल्फा, दिस इज होल एंगल इज 90 एंड दिस स्मॉल एंगल जो आप यहाँ देख रहे हैं छोटा सा, ये स्मॉल एंगल आपका अल्फा ऑलरेडी है। तो दिस एंगल, ये एंगल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा। ओके, इस तरह से एंगल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं हम। ओके, यहाँ भी एंगल 90 होगा, चूंकि ये नॉर्मल है तो 90 एंगल यहाँ भी होना है। ओके, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री एंगल ओवर हियर, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो दिस इज 60, दिस इज 90। ओके, अब ये 60 कैसे हो रहा है, उस 60 को समझने के लिए यहाँ पर मैं दूसरा फिगर बनाया है। mg एक तरह से वेट है जो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड वर्क करता है। तो mg को हम स्टेट प्रोड्यूस किए हैं यहाँ तक, तो यहाँ पर mg आपका परपेंडिकुलर है, ये एंगल 30 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 90 है, तो ये आपका हो जाएगा 60। ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल।
सो दिस एंगल इज इक्वल टू 60 एंड दिस इज इक्वल टू 90। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एंगल्स को फाइंड करके लैमिस थ्योरम पर अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ओके, सो फिगर को मॉडिफाई करके लैमिस थ्योरम को यहाँ पर कोई इक्वेशन 1 में, दिस इज योर, यू कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ द सेकेंड, सिमिलरली जैसे मैंने इसको मॉडिफाई करके इस N1 जो नॉर्मल रिएक्शन है, वेट mg है, तो इनके एंगल्स को यहाँ मॉडिफाई किया है, उसी तरीके से हम N2 को भी, ये जो N2 यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है और वेट mg है, इसको मॉडिफाई करके हम लैमिस थ्योरम फिर अप्लाई करेंगे, और लैमिस थ्योरम को अप्लाई करके हम यहाँ पर दूसरा इक्वेशन लिखते हैं N2 अपॉन साइन 60 प्लस अल्फा इक्वल्स टू mg अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू t माइनस fe अपॉन कॉस 30। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हैं और जो सेकंड इक्वेशन है, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। और जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का सेंस है, केवल ऐसा नहीं है कि तीनों टर्म्स को हम यहाँ पर लेकर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का सेंस यहाँ पर ये है कि हम केवल ये दो टर्म्स यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए, mg अपॉन कॉस अल्फा t माइनस fe अपॉन कॉस 60 डिग्री, एंड ओवर हियर यहाँ पर ये दोनों टर्म्स हम लेंगे लाइक दिस। तो दोनों टर्म्स को जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा tan अल्फा इक्वल्स टू cos 30 अपॉन cos 60 इक्वल्स टू √3। सो फ्रॉम हियर अल्फा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री एंगल। तो क्वेश्चन में जो हमारा पहला पार्ट था कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब इस अल्फा की वैल्यू को हम जो सेकंड इक्वेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसी सेकंड इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू को पुट अप कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा mg अपॉन साइन अल्फा equals to t minus fe upon cos 30. So putting the value of alpha over here, t minus fe, so sin alpha means sin 60, as sin 60 is √3 by 2. Okay, so again we can just solve it. Okay, so using this formula, this part over here, okay, mg upon sin 60 is equals to t minus fe upon cos 30, and cos 30 is also √3 by 2. So you can just see these two will cancel out, you will get t minus fe equals to mg, और फाइनली t का फॉर्मूला हमारा आता है t equals to mg plus fe. Okay, so this is the step. Remaining steps are in the next slide. Okay, I hope, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं इतना तो आपको आना चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, अब देखिए T इक्वल्स टू mg प्लस Fe था, तो हमने क्या किया है, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की जो वैल्यू होती है वो आप पुटअप कर दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, नाउ एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जब स्ट्रिंग को कट कर देंगे, सो व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, जब स्ट्रिंग को हम कट कर देते हैं तो टेंशन जीरो हो जाएगा, और जब टेंशन जीरो हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन ऐसे आ जाएगा यहाँ पर mg प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, and from here the value of q1 q2 is just equal to this much, that has been written over here. अब क्या करेंगे कि from equation 1 substituting alpha, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा पहले स्लाइड में था, अब वहां पर हम अल्फा को पुटअप कर देंगे। ओके, जब अल्फा को फर्स्ट इक्वेशन में आप पुटअप करेंगे तो ये टर्म आपको यहाँ मिलेगा, देखिए ये दिस फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू को पुटअप करने के बाद आपको ये टर्म मिलता है, और यहाँ से हम n1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, विच इज जस्ट इक्वल टू √3 mg। ऐसे ही अल्फा की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ n2। ओके, सो लाइक दिस q1 q2 की वैल्यू यहाँ पर है, n1 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो गई, एंड n2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। इस तरह से हम सारी वैल्यूज को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि IIT में पूछा गया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए। लेट अस बिगिन द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विल इट ऑलवेज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो यह आप सबको पता है, तो सिंपल सा बोर्ड का क्वेश्चन है कि चार्ज पार्टिकल अगर फ्रीली मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, तो क्या वो हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के अलॉन्ग मूव करेगा? तो आंसर क्या है, नो, इट विल नॉट नेसेसरली मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है वो टेंजेंशियल काम करता है। ओके, इस वजह से चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस के अलॉन्ग मूव नहीं करेगा। ओके, सो हियर इज द आंसर, नो। ओके, इट इज वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a pendulum bob of mass 80 mg
and carrying a charge of 2 into 10 power minus 8 coulomb is at rest in a horizontal uniform electric field of 20,000 volt per meter. Find the tension in the thread of pendulum and the angle it makes with the vertical. And here is the figure. फिगर ही मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया है. तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि पेंडुलम है, पेंडुलम बॉब जो है उसका वेट मास दिया हुआ है 80 mg, चार्ज दिया हुआ है, रेस्ट में है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है. तो क्वेश्चन है कि टेंशन और एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट यहाँ पर करनी है. सो सॉल्यूशन देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सॉल्यूशन दिया है, बहुत ही इजी है. ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के और कंपटीशंस में कॉमन होते हैं, सबसे आसान. सो हियर इज द सॉल्यूशन. आप फिगर में देख सकते हैं कि जो टेंशन है वो लेंथ के अलॉन्ग वर्क कर रहा है, टी टेंशन फोर्स जो लेंथ के अलॉन्ग वर्क कर रहा है, और टेंशन को हमने दो पार्ट में रिजॉल्व किया है, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा. ओके, दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल, थीटा एंड थीटा, दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल. एंड एज पर क्वेश्चन अकॉर्डिंग जो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि टी कॉस थीटा जो है वो टी एम जी को बैलेंस करेगा, और टी सेंटा जो है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से लगने वाले फोर्स क्यू को बैलेंस करेगा. यहाँ लिखा भी है मैंने, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी एट टी सेंटा इक्वल्स टू क्यू. डिवाइडिंग विल गेट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा एंड द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू टेंशन टी इज इक्वल्स टू रूट टी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस टी सेंटा होल स्क्वायर. फॉर्मूला ऐसे इससे लिखा गया है क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं 11th में कि आर इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टी कॉस थीटा हमारा ए हो गया, टी साइन थीटा हमारा बी हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके बीच का जो एंगल आप देख सकते हैं 90 है, और कॉस 90 0 होता है, इस वजह से यहाँ पर कॉस के टर्म को नहीं लिखना है. इस तरह से वैल्यूज को पुटअप करके हम रिजल्टेंट टेंशन और थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. ओके, ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज ओवर हियर. 4 point charges each of charge plus q are fixed at 4 corners of a square of planar soap film of side A. The surface tension of soap film is gamma. This is gamma. The system of charge and planar film are in equilibrium, and the value of A is given k in bracket q square by gamma whole power 1 by n, where k is a constant. We have to find the value of n. एंड दिस इज द फिगर. ये फिगर आपके सामने है, समझने में आपको हेल्प होगा. तो 4 चार्जेस हैं, चारों पॉजिटिव आप देख सकते हैं, सबका साइड ए है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी इन इक्विलिब्रियम. ओके, और पॉइंट यहाँ पर ये है कि प्लेनर सोप फिल्म फॉर्म हुआ है, आप देख सकते हैं प्लेनर सोप फिल्म इस फॉर्म, इसके बीच में एक सोप फिल्म फॉर्म हुई है. तो सोप फिल्म का फॉर्मेशन का मतलब आप 11th में पढ़े हुए हैं कि टेंशन फोर्स वहां वर्क करता है. जब भी सोप फिल्म की बात आती है तो हम कहते हैं कि टेंशन फोर्स वहां पर वर्कआउट करता है. तो ऑब्वियसली कि टेंशन फोर्स को यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा. और टेंशन फोर्स कैसा? सरफेस टेंशन. ओके, सरफेस टेंशन. ओके, तो सॉल्यूशन को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग. तो ये आपका सॉल्यूशन है. देखिए अब यहाँ पर क्या है कि चारों कॉर्नर्स पे आपके चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं किसी एक कॉर्नर के चार्ज को ले लेते हैं. सपोज कीजिए कि हमने जो हमारा डी पॉइंट है, हमने डी पॉइंट के चार्ज को यहाँ पर ले लिया, तो हम क्या करेंगे डी पे नेट फोर्स कितना काम कर रहा है उसको फाइंड आउट कर लेंगे. बाकी जो 3 चार्ज हमारे हैं, जो हमारा ए बी और सी पे रखा हुआ है, तीनों चार्ज की वजह से नेट फोर्स डी पर क्या वर्क कर रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो आप देख सकते हैं कि F1 इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वन चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ 3 चार्ज. अब हम पॉइंट डी को ले, चाहे किसी को ले, कोई भी एक हम चार्ज लेकर के स्टडी करेंगे. तो हमने यहाँ पर डी को लिया है. ओके, अब आप देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन डी ड्यू टू ए, डी पे जो फोर्स काम कर रहा है ए के वजह से, फोर्स एक्टिंग ऑन डी ड्यू टू ए. तो फॉर्मूला सिंपल है, 1/4πε0 Q1 Q2 by r स्क्वायर. तो चार्ज सेम है तो Q इंटू क्यू विल बी क्यू स्क्वायर, और साइड ए है ए स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं फिगर से कि सबका साइड कॉमन है, सबका चार्ज सेम है. तो जो फोर्स ए अप्लाई करेगा वही फोर्स आपका सी भी अप्लाई करेगा डी पर, एक्टिंग ऑन डी. ओके, तो यहां लिखा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन डी ड्यू टू ए इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन डी ड्यू टू सी. नेक्स्ट इज देयर फोर्स एक्टिंग ऑन डी ड्यू टू बी. डी पे जो फोर्स काम कर रहा है बी के वजह से, तो इनके बीच का डिस्टेंस आप देखिए, डिस्टेंस आपका जो BD है,
BT की वैल्यू होती है a√2, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, देखिए आप देख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. So we can say that Q1 Q2 means Q into Q square by BD square. BD square is a√2, so it is 2a square. So this is the force acting on D due to B. तो सबके तीनों चार्ज A, B और C के वजह से जो फोर्स काम कर रहा है D पर हमने फाइंड कर लिया। अब चूंकि सारे चार्ज पॉजिटिव हैं, तो फोर्स का नेचर जो होगा रिपल्सिव होगा। आप समझ सकते हैं, फिगर में भी देख सकते हैं कि सारे फोर्सेस रिपल्सिव नेचर के हैं। देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन D ड्यू टू C, फोर्स एक्टिंग ऑन D ड्यू टू A एंड फोर्स एक्टिंग ऑन D ड्यू टू B। तो सारे फोर्स का नेचर क्या है? रिपल्सिव। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर क्या काम करेगा? तो ये रिजल्टेंट फोर्स है जो मैंने यहाँ पे एरो बना के शो किया हुआ है, F1। तो F1 रिजल्टेंट फोर्स है सारे फोर्स का। जितने फोर्स हमारे D पर काम कर रहे हैं, सारे फोर्स D पर जो वर्क कर रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स हो गया F1। अगेन यहाँ पर ट्रायंगल लॉ को यूज करते हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए FDA, इसको हम कह लेंगे, मान लीजिए ये A है, ये B है, ओके, दिस इज B एंड इसको सपोज कर लेते हैं A। तो a² + b², FDA² + FDC² + 2FDA FDC cos 90, जो कि इनके बीच का एंगल जो है 90 आप देख सकते हैं, और प्लस FDB, जो कि FDB जो है वो आपके रिजल्टेंट के डायरेक्शन में है, F1 के डायरेक्शन में, देख सकते हैं फिगर में। FDB जो आपका फोर्स यहाँ काम कर रहा है, B के वजह से जो फोर्स यहाँ काम कर रहा है D पर, ये आपके रिजल्टेंट के डायरेक्शन में है। इसी वजह से हम क्या करेंगे कि FDC और FDB का रिजल्टेंट निकालने के बाद हम उसमें FDB को ऐड कर देंगे। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² / a² plus the same term over here plus the value of FDB. On solve करने पर आपको ये टर्म मिलता है। This again F2 is the force due to surface tension. सरफेस टेंशन के वजह से जो फोर्स यहाँ वर्क कर रहा है वो F2 लेते हैं, और सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ओवर लाइक दिस, यू कैन सी फोर्स डिवाइड बाई द साइड ऑफ स्क्वायर इज जस्ट इक्वल्स टू A। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है गामा से। ओके, तो F/A, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन एंड गामा इज सरफेस टेंशन, एंड फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स काम कर रहा है वो यहाँ पर क्या लिया गया है? F2। ओके, यहाँ देखिए फिगर मैंने शो भी किया है, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स चारों साइड्स पे यहाँ वर्क कर रहा है F2। ओके, देख सकते हैं आप फिगर में, और ये परपेंडिकुलर और इनवर्ड होता है। ओके, तो F2 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी गामा इंटू A, इट इज जस्ट इक्वल्स टू गामा इंटू A, द वैल्यू ऑफ F2। ओके, जो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन मैंने यहाँ पर शो किया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इन इक्विलिब्रियम आप देख सकते हैं कि 2F1 cos थीटा, जो कि फिगर में हमने रिजॉल्व किया था। ओके, फिगर में रिजॉल्व किया गया था, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं बैक होकर के कि जो हमारे साइड्स B और C थे, तो B और C पे जो फोर्सेस वर्क कर रहे थे उसको मैंने रिजॉल्व किया है। तो रिजॉल्व करने पर जो 2F1 cos 45 डिग्री यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये आपके सरफेस टेंशन के फोर्स को बैलेंस करता है, जो कि 2F1 cos 45 डिग्री जो है वो आपके F2 के अपोजिट है। इक्वल और अपोजिट, इक्वल इसलिए क्योंकि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन में लिखा हुआ एक सिस्टम हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम में। इस वजह से 2F1 cos 45 डिग्री को हम F2 के इक्वल कर देंगे। ओके, नाउ cos 45 की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे इक्वल्स टू F2, सॉल्व करेंगे, और F1 की जो वैल्यू यहाँ पर आपने पिछले स्लाइड में आपने फाइंड किया रिजल्टेंट, वो F1 की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दिया जाएगा, एंड इज जस्ट इक्वल्स टू F2। F2 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन गामा इंटू A, दिस इज योर A। ओके, सो सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A³। सॉल्व करेंगे तो A³ की वैल्यू आपको मिलेगी, या A की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या था? क्वेश्चन में लिखा है कि A की ये वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ A गिवन इन द क्वेश्चन। सो जस्ट कंपेयरिंग दिस टू टर्म्स, इस A की वैल्यू को हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 की A की वैल्यू से कंपेयर कर दें अगर, तो आप देख सकते हैं Q² बाई गामा इज ओवर हियर एंड Q² बाई गामा इज ऑल्सो ओवर हियर, एंड दिस टर्म, ये जो टर्म हमारा है वो क्या है? कांस्टेंट, इसको क्या लिखेंगे? K। तो कंपेयरिंग यू विल गेट द आंसर n इक्वल्स टू 3। ओके, सो इन दिस वे
we can find the solution. Okay, I hope that you must be understanding the solution very well. Okay, next question is over here. This is the next question. An infinitely long solid cylinder of radius r has a uniform volume charge density rho. It has a spherical cavity of radius r by 2 with its center on the axis of cylinder. The magnitude of electric field at P, which is at distance 2r from the axis of cylinder, is given by the expression, and this is the expression written over here. I am not dictating it. Okay, so this is the expression. So find the value of k. K की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एंड दिस इज द फिगर गिवन. इसका सॉल्यूशन मैंने नहीं दिया है क्योंकि ये आप खुद सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन भी IITs में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर दीजिएगा. नहीं होता है तो ही मेंशन कर दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन इसका आपको दे दूंगा. ओके, तो फ्रेंड्स ये सब कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे IITs और CBSE बोर्ड में आते रहते हैं. ओके, क्वेश्चंस तो खैर बहुत सारे हैं मगर बहुत लंबा स्लाइड बनाने का टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता. इस वजह से नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे. ओके, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप जरूर सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.